नमस्कार, वक्त यूपी प्राइम का है। मैं हूं राजेश कुमार। जौनपुर में लव जिहाद मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए हम काम कर रहे हैं, हम जल्द कानून बनाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग अपनी पहचान छिपाकर लड़कियों के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, उनका राम नाम सत्य होगा। सीएम योगी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अपनी बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के अनुसार विवाह के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है। कोरोना कालखंड के दौरान जब हर व्यक्ति अपना बचाव करने में लगा हुआ था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, उस समय हम लोगों के मंत्रीगण, विधायकगण, पदाधिकारीगण जनता की सेवा के साथ जुड़ करके कार्य कर रहे थे। और मैं जब देवरिया आया था तब मैंने स्वयं साई जी से भी कहा था कि यहां के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके लोगों को राहत कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ सके, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। और स्वयं की परवाह किए बगैर हमारे माननीय सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण, पदाधिकारीगण जनता जनार्दन की सेवा के साथ जुड़े रहे और बाढ़ से उन्हें राहत देने में अपना योगदान देते रहे। भाई अगर राजनीति हमारे लिए सेवा का एक माध्यम है और जनता की सेवा करना, और अगर सत्ता है तो सत्ता को लोक कल्याण के लिए समर्पित करने के साथ साथ हर एक नागरिक को सुरक्षा का माध्यम बनाना, इसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया है। हमारे लिए पूरा देश एक परिवार है। बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं उन लोगों तक पहुंचाना, इसे हम लोग अपना राजनीतिक दायित्व मानते हैं। लेकिन आपने कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, तमाम अन्य राजनीतिक दलों को देखा होगा, उनके लिए परिवार ही देश है, परिवार ही समाज है और परिवार के बाहर दृष्टि उनकी नहीं जा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। एक सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है और प्रधानमंत्री भी बन सकता है। केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो 2014 में जब प्रधानमंत्री के पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिषेक होता है, इस देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी को अपना समर्थन और सहयोग दिया और वे प्रधानमंत्री बनते हैं। तब उन्होंने कहा था, मैं इस देश की राजनीति की दूरी को बदलूंगा। जो देश की योजनाओं का लाभ परिवार को, जाति को, मत और मजहब के आधार पर देने की एक कुत्सित मंशा 1947 के बाद से कांग्रेस ने और आज के विपक्षी दलों की सरकारें जब थी तब उन्होंने प्रारंभ की थी। उस दूरी को बदलने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। उन्होंने कहा नहीं, इसका लाभ गरीब को मिलना चाहिए, इसका लाभ किसान को मिलना चाहिए, इसका लाभ गांवों में जाना चाहिए, इसका लाभ नौजवानों को मिलना चाहिए और योजनाओं का सही हकदार तो समाज का प्रत्येक तबके का हर नागरिक इसका हकदार है। इसमें हम विकास सबका करेंगे, लेकिन किसी का नहीं करेंगे। प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी सभी को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन नारे लगते थे। इन्होंने जाति के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर तमाम प्रकार की वैमनस्यता पैदा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का तो प्रयास किया, लेकिन ईमानदारी से गरीबों के आवास बन जाए, गरीब के घर में शौचालय बन जाए, गरीब को विद्युत के कनेक्शन मिल जाए, गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन मिल जाए, गरीब को स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था उपलब्ध हो जाए,
या फिर कोई अन्य इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो जाए जिससे गरीब का उत्थान हो जाए, नौजवान को रोजगार और नौकरी मिल जाए, ईमानदारी के साथ ये कार्य नहीं किया। भाइयों बहनों, 3.5 वर्ष में 3.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है। एक भी नौकरी में कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि हमारे दिन से संकल्प था कि हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा उसकी जगह केवल जेल होगी, जेल, और जेल में भेजने का कार्य करेंगे जो गरीबों की नौजवानों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ करेगा। 1,37,000 पुलिस की भर्ती की है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा बेसिक शिक्षा परिषद के 31,227 से अधिक शिक्षकों की तैनाती, 3,300 से अधिक माध्यमिक शिक्षकों की तैनाती, नई नियुक्ति आपके बीच से ही करके नौजवानों को नौकरियां उपलब्ध करवाई गई है। आज प्रदेश में नौकरी भी है, व्यापक निवेश की संभावनाओं के बाद रोजगार और निजी क्षेत्र में भी नौकरी है, और रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए निजी क्षेत्र में 20 लाख नौजवानों को और स्वतः रोजगार के साथ 1.5 करोड़ नौजवानों को जोड़ने का कार्य पिछले 3 वर्ष के अंदर सरकार ने किया है। कल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए, शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। कोरोना कालखंड के दौरान जब हर व्यक्ति अपना बचाव करने में लगा हुआ था, देश के यशस्वी प्रधान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आचार्य नरेंद्र देव की जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि आज के दिन हम सरदार पटेल जी को, आचार्य नरेंद्र देव जी और वाल्मीकि जी को याद कर रहे हैं। उनके साथ साथ लोगों का रोजगार छिन गया है, नौकरी चली गई और किसान एमएसपी के लिए परेशान है। हम संकल्प ले रहे हैं कि देश का जो विकास छूटा है उसका विकास करेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। नरेंद्र देव जी को याद कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले, समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। और हम समाजवादी लोग हर वर्ष यही संकल्प लेते हैं कि जो आचार्य नरेंद्र देव जी ने रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पे चल कर के समाज की सेवा, देश की सेवा करेंगे। वहीं आज के दिन सरदार पटेल जी को भी याद करते हैं, जिन्होंने देश को एक कर करके एकजुट किया। तमाम रियासतें, तमाम तरह के अलग अलग लोग थे, जहां एक कर करके भारत को मजबूत बनाने का काम किया। वहीं महर्षि वाल्मीकि जी को भी याद करते हैं, जिन्होंने देश को और दुनिया को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रास्ते पे चलने के लिए और रास्ता दिखाया। इसलिए आज महत्वपूर्ण दिन है। तीनों महापुरुष जहाँ पर हम उनके रास्ते पे चलें, वहीं देश जो हमारा इतना बड़ा है, जो लगभग 130 करोड़ का देश है, और इस समय सबसे ज़्यादा लोग तकलीफ और परेशानी में हैं। आज लोगों की नौकरी छूट गई है, रोजगार छिन गया, किसान ने जो भी पैदा किया उसकी कीमत नहीं मिल पाई, एमएसपी के लिए कहाँ जाए कोई रास्ता नहीं दिखा रहा, और जो खुशहाली तरक्की होनी चाहिए थी दुनिया के पैमाने में, हमारा देश आबादी में ज़रूर है, इतने महापुरुष दिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके रास्ते पे सरकार ने न चल करके एक ऐसा रास्ता अपनाया है जिस देश में सबसे ज़्यादा भुखमरी हो गई, किसान सबसे ज़्यादा तकलीफ में हो,
गांव की तस्वीरें नहीं बदल पाए। जो विकास अधूरा छूट गया है उसको आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी लोग आचार्य नरेंद्र जी के रास्ते पे चल करके संकल्प लेते हैं कि देश को मजबूत करेंगे, समाज को एकजुट कर करके भाईचारा बढ़ाएंगे। और कोरोना पर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1822 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटों में 1,45,921 टेस्ट किए गए, जांच की गई। मैं आपको दे रहा हूं, आज जो टेस्टिंग से 1,822 नए मामले आए हैं, जो कि कल से लगभग 600 कम है। और इस प्रकार अब प्रदेश में कोरोना से एक्टिव केसेस की संख्या 23,678 हो गई है। इस दौरान अब तक डिस्चार्जेस की संख्या 4,51,070 है। कल 2,426 मरीज जो है लोगों को डिस्चार्ज किया गया। कुल इसका मिलाकर लगभग 4,81,863 मामले अब तक कोरोना के आ चुके हैं। प्रदेश में कल जो है 1,45,921 सैंपल की टेस्टिंग हुई है और इस प्रकार अब तक जो प्रदेश में टेस्टिंग हो चुकी है वो 1,48,63,388 लोगों की टेस्ट हो चुके हैं और इसमें से 58,484 आरटीपीसीआर के टेस्ट हुए हैं। पूल टेस्टिंग भी काफ़ी बड़ी संख्या में हो रही है। इसके अलावा जो प्राइवेट अस्पतालों में 1,844 मरीज हैं, तो इस प्रकार जो कुल एक्टिव मामले अभी प्रदेश में हैं वो 23,678 हैं। ई संजीवनी पोर्टल से कल लगभग 2,167 लोगों ने कंसल्टेशन किया। इस प्रकार 1,76,000 लोग अभी तक ई संजीवनी से कंसल्टेंसी कर चुके हैं, सलाह ले चुके हैं। ई संजीवनी ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से घर बैठे हुए आप अपनी बीमारी के बारे में सहायता ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा निर्देश है, सर्वेलेंस को तेज किया गया है, सर्वेलेंस तेजी से किया जा रहा है। कल लगभग 1,50,388 क्षेत्रों में सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 4,39,850 टीम दिवस के साथ लगभग 2,81,06,473 घरों में सर्वेलेंस की गतिविधि की गई है और अब तक प्रदेश की जनसंख्या में से 13,81,00,000 जो लोग हैं उनको सर्वेलेंस के दौरान चेक किया जा चुका है। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां चालू रहें, इसके लिए तेजी से आगे बढ़ें, इसके लिए बैंकों से समन्वय करके वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। उद्योगों की जीएसटी रिफंड जीएसटी विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को ये भी निर्देश दिए हैं कि छोटे उद्योगों की भुगतान अगर किसी विभाग में लंबित हो तो वो शीघ्र किए जाएं, ताकि उनको कार्यशील पूंजी की समस्या ना हो। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 4,35,000 इकाइयों को 10,746 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हो चुके हैं। इसी तरह से 5,81,000 नई एमएसएमईज को भी 15,531 करोड़ के ऋण का वितरण किया गया है। इनके माध्यम से लगभग 25 लाख के रोजगार अतिरिक्त प्रदेश में सृजित हुए हैं और ये निरंतर कार्रवाई चल रही है। बैंकों से सहायता लेकर बैंकों के माध्यम से प्रदेश में नई इकाइयों की स्थापना का काम तेजी से कराया जा रहा है। किसानों से धान क्रय का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। अब तक 45 लाख क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है, जो पिछले वर्षों से लगभग 4 गुना अधिक है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में मक्का खरीद के भी केंद्र स्थापित हो गए हैं। लगभग 172 मीट्रिक टन मक्का भी खरीदा जा चुका है, कल खरीदा गया है। लगभग 500 मीट्रिक टन मक्का अभी तक खरीदा जा चुका है। दालों के
क्रय की भी व्यवस्था की गई है। किसानों से दाल क्रय के भी केंद्र खुल गए हैं। लगभग 24 केंद्र बुंदेलखंड क्षेत्र में इसके दालों के क्रय के भी खोले गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कड़े निर्देश हैं कि किसानों से समय पे धान खरीदा जाए और उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराया जाए और समय से 72 घंटे के अंदर अंदर उनके खातों में धनराशि भी हस्तांतरित की जाए। इसका अनुश्रवण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका अनुश्रवण कर रहे हैं। किसी भी दशा में किसी किसान को कोई कठिनाई ना हो, तकलीफ ना हो, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं। उनके खिलाफ निलंबन की भी कार्रवाई की गई है। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि किसानों के कल्याण में किसी प्रकार की कोई भी कमी ना आए। अमरोहा की नौगावा विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार संगीता चौहान के समर्थन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि 2 साल से गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा है। इसका मुझे भी है, लेकिन ये समय नाराजगी दिखाने का नहीं, एक होने का है। सभी किसान हैं, एक होकर बीजेपी उम्मीदवार को वोट देकर स्वर्गीय मंत्री चेतन चौहान की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि दें। हमारे यहाँ पंचायतें अपने स्तर पे सिसोली में एक पंचायत हुई और नरेश टिकैत जी हमारे खाप चौधरी भी हैं बालियान खाप के। तो वहाँ गांव वालों ने ये किया है कि कुछ जो प्रोजेक्शन आए थे कि लड़के छोटे कपड़ों में, इस तरह के कपड़ों में लड़के घूमते हैं, तो उनकी तरफ से गांव का एक निर्णय था इसे उसी गांव के संबंध में रहने दिया जाए, इस बात को गांव से बाहर न ले जाया जाए। भाई मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, अगर एक गाँव का कोई निर्णय है, गाँव के लोगों का कोई निर्णय है, तो गाँव के लोग और गाँव के युवा वर्ग जब जाएंगे उसमें देखेंगे। आज अखिलेश यादव जी ने पलटवार किया। देखिए उनका आपसी मामला है, उन्हें अच्छी तरह पता है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने जा रही है। टोटे में लड़ाई हुई करे भाई, अब टोटा चल रहा है उनका। लोकसभा चुनाव में झगड़ा हो गया था उनका, आपस में चलता रहे। भारतीय जनता पार्टी विकास में अच्छा शासन देने का काम कर रही है, हमारा उससे ज्यादा मतलब उस बारे में कुछ नहीं कहते। मुद्दे पे कायम हूं, मेरी बात आज भी जायज है। चुनाव आयोग हो या कोई भी हो, मेरी बात को गलत सिद्ध नहीं कर सकता। जब आप आईडी से चेहरे का मिलान नहीं करेंगे, जब तक कानूनी रूप से वोट नहीं दी जा सकती। मेरा आज भी ये कहना है कि हर जगह हमेशा चुनाव में, कोई भी चुनाव हो, जब तक आपका चेहरा देखकर नहीं करेंगे तो आईडी से कैसे वोट देनी जा सकती है। तो इस बार क्या होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ हमेशा हर चुनाव में चेहरा देख के वोट डालनी चाहिए। बिना चेहरे के आप मिलान कैसे करेंगे किसकी वोट है किसकी नहीं? बस बात तो भारतीय जनता पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं है इस तरह की, हमारी कोई बात नहीं है। उनका जो बयान था वो हो सकता है किसी और संदर्भ में हो, चुनाव के संदर्भ में नहीं। बुरके में वोटिंग को लेकर आप क्या कहेंगे कि इस बार होनी चाहिए या फिर बिना बुरके के? मैं पहला भी मेरा यही था, आज भी मेरा यही है। आप समझने का प्रयास कीजिए, अगर कोई बुर्का पहनता है उसका अधिकार है, वो पहन सकता है, पहनना चाहिए। कानून ने उसको अधिकार दिया है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सबको अपने। मैंने कहा जिस समय पे आप वोट डालते हैं, जिस समय चाहे महिलाओं की ड्यूटी लगाइए अंदर, जो आईडी से चेहरे का मिलान हो जाना चाहिए, महिलाओं की ड्यूटी लगा दीजिए, लेकिन आईडी से चेहरे का मिलान होना चाहिए। सरदार पटेल की जयंती पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1090 चौराहे पे उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी और कई दूसरे विभागों ने इसमें मार्च किया। जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोरा ने परेड की सलामी ली। हमारे सभी गनर हमरा, सभी कर्मचारी, ये एक बहुत अच्छा अवसर है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम माननीय सरदार पटेल जी के जन्म दिवस को मना रहे हैं। इस अवसर पर सुबह यूनिटी के लिए एक दौड़ होती थी, रन फॉर यूनिटी। इस बार उस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सभी फोर्स के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए और चूंकि उनमें अनुशासन होता है, इसलिए मार्च पास्ट यथावत रखा गया। इस मार्च पास्ट में चूंकि ये एकता के लिए था, इसलिए इसमें अनुरोध किया गया सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी से, और मैं धन्यवाद दूंगा उनके कमांडेंट्स को, उनके सीनियर ऑफिसर्स को, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और अपनी टुकड़ियां भेजी। यातायात पुलिस, सिविल पुलिस, पीएसी के हमारे जवानों ने यहाँ मार्च पास्ट में हिस्सा लिया और दोनों बैंड बहुत ही अच्छे तरीके से जिन्होंने प्रदर्शन किया, सब मेरे बधाई के पात्र हैं। इस अवसर को
थोड़ा सा हम लोगों ने चेंज किया, चूँकि कोरोना काल है और यहाँ हम राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे थे, तो कई लोगों ने कहा कोरोना योद्धाओं का लोग सम्मान कर रहे हैं। तो ये हुआ कि क्यों ना पुलिस अपनी ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को देने वाली और स्वच्छता सेवाओं को देने वाले स्वास्थ्य विभाग और नगर नियोजन विकास विभाग का भी क्यों ना सम्मान करे। बस कल अचानक ये दिमाग में आया और हमने सभी से अनुरोध किया। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आप लोगों ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। यहाँ जितने भी प्रतिष्ठित चिकित्सक मौजूद हैं और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है, हम आपको ये बता दें कि सड़क पर तो हम खड़े हैं, लेकिन एक बार यदि पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है या अपने जांच कराने जाता है, उसके बाद वहाँ पुलिस के रोल लगभग नगण्य होता है। और आपने जिस मुस्तैदी से, जिस दृढ़ कर्तव्य पालन की इच्छा शक्ति से कोरोना का अपने पेशेंट्स का इलाज किया है, उनको मानसिक संबल और राहत प्रदान की है। यही कारण है कि लखनऊ ने कोरोना को हराने में या कम से कम पेशेंट की संख्या में बहुत ड्रास्टिक कमी लाने में सफलता हासिल की है। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम सभी को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। उन सभी चिकित्सकों को और पैरामेडिकल स्टाफ को जो यहाँ आए, हमारे अनुरोध को स्वीकारा, उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करें। और सुल्तानपुर की ऐतिहासिक दुर्गा पूजा इस बार कोरोना महामारी के चलते फीकी रही और हर बार जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु नगर के साज सज्जा और पंडाल में प्रतिमाओं के दर्शन किया करते थे, इस बार सन्नाटा पसरा रहा। फिलहाल विजयदशमी के 5 दिन बाद इन प्रतिमाओं का विसर्जन होने जा रहा है। आपको बता दें कि जो पूरा रूट है वो 2 जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें हमारे सुपर जोनल मजिस्ट्रेट साहिबान के साथ पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए हैं। लगभग 500 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही साथ जो हमारी केंद्रीय पूजा समिति है, उनके सभी पदाधिकारियों से अनुरोध भी किया गया है कि अपने वॉलेंटियर्स लगाएं। उनका हमें सहयोग निरंतर इसमें मिला है। तो निश्चित रूप से माता भगवती भवानी के आशीर्वाद से ये जो विसर्जन का कार्यक्रम वो सकुशल रूप से संपन्न होगा। सभी को, ये सभी समस्त त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई। इस बैठक में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की महामंत्री चंपत रॉय, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा इसमें शामिल हुए। बैठक में कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर चर्चा की गई, बात की गई। चल रही है उसी तरीके कल की तरह उसके निर्माण के विषय में डिस्कशन हो चल रहे हैं, जैसे कल चल रहे थे वैसे आज चल रहे हैं। अच्छा, जो प्रेजेंटेशन देखा गया है, टाटा ने भी अपना एक प्रेजेंटेशन दिया है, कुछ नहीं, उसी विषय को आगे जरा वो अपने ढंग से समझा रहे हैं, इतने हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, टाटा का क्या सहयोग रहेगा? वो अभी कुछ नहीं, अभी उनसे समझा जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।